नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त है और यही वजह है कि पूरा विश्व एक साथ मिलकर इस वायरस को हराने में जुटा हुआ है और सभी जगह कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें सबसे ऊपर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्रेजेनेका, जिसका दावा है कि वो बहुत जल्द इस साल के अंत में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वैक्सीन को तैयार कर लेगी। नाम क्या होगा? कोविशील्ड। कोविशील्ड भारत में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगातार बन रही है और माना जा रहा है कि इसके कई डोज तैयार भी हो गए हैं और वो बहुत जल्द मिलने वाले हैं भारत को। भारत में कोरोना ने जिस रफ्तार से अपने पांव पसारे हैं, उसी रफ्तार से भारत में बनने वाली वैक्सीन दूसरे देशों के लिए सीख है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। इसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। 135 करोड़ जान, मोदी करेंगे बड़ा ऐलान। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। आखिरी दौर में टीका, भारत से दुनिया ने सीखा। खत्म होगा कोरोना कहर, अब है किनारे का सफर। क्या है मोदी का वैक्सीन मंत्र? कितना तैयार है भारत का तंत्र? देखिए, कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह। जायडस की जोकोविक डी पर कितना काम हुआ? क्या अंतिम चरण में है कोरोना वैक्सीन? आ गया कोरोना का अंत। कोरोना को लेकर अच्छी खबर जल्द आने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद और पुणे के लैब में जाएंगे। मोदी कल यानी कि 28 नवंबर को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट और अहमदाबाद के जायडस कैडिला कंपनी में जाएंगे, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई बड़ी बात वो बता सकते हैं। इसका मकसद क्या है? क्या मोदी वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं? इस रिपोर्ट से समझिए। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भारत में विदेश की अलग अलग कंपनियों की ओर से वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसमें से एक है महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट, जहां कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की तैयारी किस तरह की है और कितना काम पूरा हुआ है, पीएम मोदी इसका खुद जायजा लेंगे। वैक्सीन सेंटर जाएंगे मोदी, वैक्सीन के बनने और स्टॉक तैयार होने का जायजा। प्रधानमंत्री मोदी तीनों वैक्सीन सेंटर्स पर जाकर तैयारियों को परखेंगे। वो वैक्सीन प्लॉट में ये समझेंगे कि वैक्सीन का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे उनकी बॉटलिंग होती है और फिर स्टॉक कैसे तैयार किया जाता है। इसके साथ पीएम वैक्सीन रोल आउट की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। उनके साथ कोविड वैक्सीन पर बने एक्सपर्ट पैनल के सदस्य भी हो सकते हैं। दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों के राजदूत भी 4 दिसंबर को पुणे आकर SII और जेनेवा फार्मास्यूटिकल की फैसिलिटी देखेंगे। भारत ने तय किया था कि वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 फुल डोज वाले ट्रायल डेटा पर विचार करेगी। फुल डोज में वैक्सीन 62% तक असरदार थी, जबकि 1.5 डोज पर 90% तक असर देखा गया। डोजिंग में गड़बड़ी को लेकर एस्ट्राजेनेका के डेटा पर सवाल उठ रहे थे। ये वैक्सीन भारत में कोविशील्ड नाम से मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से प्री क्लिनिकल टेस्ट के लिए अप्रूवल मिल चुका है। पुणे के साथ साथ पीएम हैदराबाद भी जा सकते हैं, जहां पर डॉक्टर रेड्डी लैब में भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन बन रही है। डॉक्टर रेड्डी लैब ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार की है।
खबर तो ये भी है कि मोदी पुणे और हैदराबाद के अलावा अहमदाबाद भी जा सकते हैं, जहां जाइडस कैडिला की फैसिलिटी है, जिसने ज़ेडवैक कोविड नाम से वैक्सीन बनाई है, जो दूसरे फेज के ट्रायल में है। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान तीनों वैक्सीन कंपनियों से तैयारी पर चर्चा करेंगे और वैक्सीन के वितरण की रणनीति बनाएंगे। पीएम मोदी 3 अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स का दौरा करेंगे और वहां अलग अलग वैक्सीन पर चल रहे काम का जायजा लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के नाम से जो वैक्सीन बना रहा है, वो अभी तक रेस में सबसे आगे है और इसके दिसंबर अंत तक इमरजेंसी रोल आउट की उम्मीद है। SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की योजना है कि ब्रिटेन में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलते ही भारत में भी इसके लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। कंपनी वैक्सीन का रिस्क प्रोडक्शन पहले से ही कर रही है। वहीं कोवैक्सीन का देश भर में अंतिम चरण का ट्रायल जारी है। ये वैक्सीन भारत में ही डेवलप हुई है और इसके 2021 के पहली तिमाही यानी मार्च तक भारत में आने की संभावना है। अहमदाबाद में बन रही जाइडस कैडिला की जाइकोवी-डी का भी इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल की दूसरी तिमाही यानी साल 2021 के जून तक वैक्सीन लॉन्च की जा सकती है। भारत कोरोना से जंग जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है, साथ ही तैयार है भारत में बन रही वो वैक्सीन जिससे कोरोना भागेगा डर कर। निष्ठा के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर कभी भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, 3 वैक्सीन सेंटर्स पर वो जाने वाले हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और हम लगातार आपकी बातचीत करवा रहे हैं एक्सपर्ट से, ताकि आप कोरोना से खुद को बचा कर रखें और वैक्सीन के बारे में उसे लेकर जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में है उसका जवाब आप तक मिल सके। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर निखिल मोदी जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सीनियर कंसल्टेंट हैं अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर निखिल मोदी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूं, जिसका जिक्र हमने रिपोर्ट में भी किया, कि कल बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। 3 वैक्सीन सेंटर्स में वो जाएंगे। कौन कौन लोग उनके साथ रहेंगे, कैसी बातचीत हो सकती है और क्या हम उम्मीद करें कि इसके बाद जो प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे उसमें कोई बड़ा ऐलान या बड़ी जानकारी हो सकती है? जी बिल्कुल, कल का दिन काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जब 3 वैक्सीन सेंटर में प्रधानमंत्री जाएंगे, उनके साथ जो टीम होगी वो सारे एक्सपर्ट्स होंगे, माइक्रोबायोलॉजी या और डॉक्टर्स जो होते हैं, जो कि वैक्सीन कैसे बनती है, उनकी सेफ्टी, एफिकेसी, पूरा डिटेल्स, जितनी भी अभी तक फेज ट्रायल्स हुए हैं तीनों वैक्सीन के, उसका पूरा जायजा लेंगे। उसके बाद उम्मीद है कि जो वैक्सीन हैं उनमें जो काफी आगे बढ़ चुकी है रिसर्च, सीरम इंस्टीट्यूट की जैसे हम बात करें, तो हमें जल्दी ही रिजल्ट मिल सकता है कि हमें आने वाले 3 महीने के अंदर वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। आने वाले 3 महीने के अंदर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है और दुनिया भर में इस पर काम हो रहा है। भारत में जिन 3 सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उनके बारे में भी जरा बताइए कि किस किस स्टेज पर काम पहुंचा है और किस तरह की वैक्सीन बन रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि भारत के परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ के एनवायरमेंट, यहाँ के लोगों में जो इम्यूनिटी है उसे देखते हुए, जिस तरह के सिम्टम्स कोरोना के नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर कई तरह की तथ्य हैं, कई तरह की भ्रांतियां भी हैं जो वक्त वक्त पर सामने भी आती हैं, फिर उसका जवाब भी मिलता है, कंफ्यूजन भी बहुत सारा है। इन सब के बीच कैसी वैक्सीन तैयार हो रही है उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए, इन अलग अलग सेंटर्स को जरा डिटेल में अगर समझाएं। देखिए, जो हम सबसे पहले बात करें कि जो एस्ट्राजेनेका के साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट का जो हो रहा है, जी, सबसे आगे तो ट्रायल में वही हैं। उनका रिजल्ट भी अभी आया है कि रिजल्ट 90% से ज्यादा अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल होगी वैक्सीन। और ये जो अलग अलग वैक्सीन हैं, ये अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। कुछ होते हैं इसके जो प्रोटीन कंपोनेंट यूज करके बनाई जाती हैं, कुछ होते हैं इस वायरस को डेड करके, उसको डेड निष्क्रिय करके, ताकि वो इन्फेक्शन ना करे, और उसको वैक्सीन के तौर पे लिया जाता है। तो ये तीनों वैक्सीन ही अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। किसी किसी में हमें जैसे 2 डोज देनी होगी, एस्ट्रा की है, जो यूके में भी अभी कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी अप्रूवल शायद जल्दी आने वाला है। बाकी जो जाइडस की वैक्सीन है वो प्रोटीन कंपोनेंट बेस्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन जो हम कहते हैं,
तो डिपेंड करता है कि अभी उसकी तो फेज 3 की रिपोर्ट जल्दी आने वाली है जाइडस वाले की, उसके बाद कैसा रिजल्ट आता है हमें पता लगेगा। फेज 3 का जो ट्रायल होता है डॉक्टर साहब, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फेज 3 के ट्रायल तक वैक्सीन का प्रोडक्शन पहुंचा है, और अगर इसे हम ऐसे समझना चाहें कि फेज 3 के ट्रायल में कितना वक्त लगता है, उसका प्रोसेस कैसा रहता है, और कितनी उम्मीद है कि किसी वैक्सीन को अगर इस ट्रायल के लिए ले जाया गया तो वो सक्सेसफुल रहती है, और कितने केसेस में हम ये कह सकते हैं कि चांसेस अनसक्सेसफुल होने के भी हैं? देखिए, डेफिनेटली अगर हम ट्रायल कह रहे हैं तो वो अनसक्सेसफुल हो सकता है, बट यूजुअली फेज 3 का मतलब है कि हमने उसको पहले जानवरों में या कुछ केसेस में हम देख चुके हैं और हमने देखा है कि काफी सेफ पाई गई है, और उससे एंटीबॉडी और जो भी रिस्पांस आना चाहिए वो अच्छा बन रहा है। फेज 3 में क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन पे लिया जाता है, और जब तक हम सेफ्टी यूजुअली इंश्योर नहीं करते तब तक हम फेज 3 की तरफ नहीं बढ़ते हैं। अगर हम आज कह रहे हैं कि फेज 3 ट्रायल में, तो चांसेस काफी अच्छे हैं कि हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलना चाहिए। हाँ, बट फेलियर भी फेज 3 ट्रायल्स में देखे जाते हैं, क्योंकि जब कुछ लोगों में ये वैक्सीन दी जाती है इनिशियल ट्रायल्स में, तो कई लोग उसका रिएक्शन नहीं उन पे होता, मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और जब लार्ज पॉपुलेशन पे दी जाएगी तो हमें ज्यादा पता लगेगा कि कितनों को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इम्यूनिटी अलग अलग, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, हर का जेनेटिक मटेरियल अलग होता है, तो कितनी इम्यूनिटी बनेगी वेरी कर सकता है। तो फेज 3 ट्रायल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बट यूजुअली इस पे जाने पे, जब तक कोई वैक्सीन फेज 3 पे जा रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस काफी अच्छे हैं। जी, वैक्सीन की बात जब होती है डॉक्टर साहब, तो 3 टर्म्स अब बहुत सुन रहे हैं, मॉडर्ना, स्पुतनिक और फाइजर। इनके बारे में भी जरा बताइए, और भारत के लिहाज से कौन सी जो वैक्सीन है वो मंगवाई जा रही है, कौन सी सूटेबल होगी, और इसमें फर्क क्या होता है, कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार हो सकती है? देखिए, सारे जो वैक्सीन हम बात कर रहे हैं ये अलग अलग जगह बन रही है। स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, जो सबसे पहले हम कहें रशिया वालों ने जो बनाई थी, और उन्होंने भी टाई अप के लिए जो हमारे साथ किया है, बट जो रिजल्ट्स अभी जो हमने रिसेंटली अगर आप देखेंगे 15 दिन में जो सबसे ज्यादा बात करी है, स्पुतनिक की सबसे पहली बात शुरू जरूर हुई थी, पर जो अभी जो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें जो मिले हैं वो मिले हैं मॉडर्ना और फाइजर वाली वैक्सीन से। तो उन्होंने कहा है कि 95%, एक ने कहा है 94.5%, एक ने कहा है 95% तक उनकी वैक्सीन। 95% किसी भी वैक्सीन के लिए एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यूजली इवन जो बच्चों में भी जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन हम बाकी बीमारियों के लिए देते रहे हैं, उसमें हम 70 to 80% तक ही सक्सेस रेट देखते आए हैं, और 95% तो काफी अच्छा सक्सेस रेट है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि वैक्सीन लगने के बाद ये इम्यूनाइजेशन कितने टाइम के लिए रहेगा, साल भर रहेगा, लंबा रहेगा, और उसके एक्स्ट्रा डोज लेने से उसमें कितना बेनिफिट होगा। तो ये तो जब लॉन्च होगी तभी हम उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे कि एग्जैक्ट वैक्सीन कौन सी बेस्ट निकली। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि उसका असर कितने वक्त तक रहेगा, कि यानी कि कितने वक्त तक वैक्सीन लगाने के बाद, टीका लगाने के बाद आप ये मान सकते हैं कि कोरोना से आप मुक्त हैं, कोरोना का कोई डर नहीं है, कितने डोजेस लगेंगे, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब मिलने में अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि वैज्ञानिकों पर भरोसा रखिए, आपके हर सवाल का जवाब वैज्ञानिक देंगे, और उन्हीं सवालों की तह तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। डॉक्टर निखिल मोदी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो तमाम लोगों के जहन में है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप कौन कौन से चैलेंजेस देखते हैं? क्योंकि भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो बड़ी आबादी के मद्देनजर जाहिर है कि वक्त भी इसमें लगेगा। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि 3 महीने के भीतर ये वैक्सीन आ सकती है, तो उससे आम जन तक पहुंचने में करीब करीब कितना वक्त लग सकता है? अगर मैं कहूं कि पूरी पॉपुलेशन को मिलने में, उसमें तो शायद बहुत वक्त लग सकता है। तो ये बिल्कुल फेजेस में किया जाएगा। जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं कि इनिशियली जो सीरम इंस्टीट्यूट या वैक्सीन जो अभी हमारे को अवेलेबल होने वाली हैं, तो शायद हमें इनिशियली 30 करोड़ तक मैक्सिमम वैक्सीन एक बार में हमें मिल सकेगी। वो भी कितने टाइम में मिलेगी, क्योंकि उसको अगर हम कोई वैक्सीन रेडी भी होती है तो उसको प्रोसेस करके बनाने में टाइम लगता है, और जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर बना रही हैं तो ऑब्वियसली वो एक ही बैच में एक साथ बहुत सारी नहीं निकाल सकती, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का रिस्क बहुत हो सकता है। तो ये फेजेस में आएगी,
उसमें हमें डिसाइड करना होगा कि पहले किसको लगाई जाए, कौन ज्यादा हाई रिस्क पे है, जैसे एल्डरली पॉपुलेशन, बीमारी जिनको ऑलरेडी डायबिटीज वगैरह, जिनको रिस्क है सीवियर बीमारी का, या जिनको कोविड पहले हो चुका है, अभी एंटीबॉडीज हैं, उनको अभी ना लगाई जाए। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण डिसीजन रहेगा जो सरकार को लेना पड़ेगा कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में पॉपुलेशन बेस और कैसे करे और किनको पहले लगाया जाए, किनको प्राथमिकता दी। बिल्कुल, प्राथमिकता तय कर रही है सरकार, और ये भी कहा गया है कि पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन तक पहुंचाए जाए, और आखिरकार ये सुनिश्चित किया जाए कि तमाम लोगों तक वैक्सीन पहुंची है। लेकिन जो प्रिजर्वेशन की व्यवस्था है यहाँ पर डॉक्टर, उसको लेकर क्या चैलेंजेस आप देखते हैं और कितना तैयार खुद को करने की जरूरत है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बड़ी संख्या में होने चाहिए अगर लंबे वक्त तक हमें प्रिजर्व करके रखना है वैक्सीन को। मोस्टली वैक्सीन आती हैं, कोल्ड स्टोरेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कुछ वैक्सीन फ्रीजर कंपोनेंट में माइनस टेम्परेचर में रखनी होती है, कुछ 4 डिग्री में रखनी होती है। मोस्टली ये वैक्सीन जहां तक मुझे आएगा तो नॉर्मल 4 डिग्री टेम्परेचर वाली रेंज में ही रखनी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें कोल्ड स्टोरेज की तो जरूरत पड़ेगी। अगर हम कह रहे हैं इतने लार्ज स्केल पे हम अगर बनाने वाले हैं, तो जब तक उसको अगर हम बना भी लेते हैं, मैं कह रहा हूँ अगर हम कहते हैं कि 30 करोड़ वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल भी हो जाती है, तो वो एक दिन में हम इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम एक ही दिन में सबको लगा देंगे। तो उसको कोल्ड स्टोरेज में मेंटेन करना, उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करना, नहीं तो वैक्सीन की एफिकेसी पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी मात्रा में वैक्सीन अगर मंगाई जाती है, उसको लोगों तक पहुंचाने में वक्त लगता है, और इस वक्त में उसे कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। और इसीलिए आप समझिए कि कोरोना वैक्सीन की अगर बात हो रही है तो उसके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारी तैयारियां हैं जिसमें सरकारें लगी भी हुई हैं, और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर एक साथ काम कर रही है। कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं तो वहां से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए।